Hello students, Namaste. Our chapter 7 Atomic Structure and Periodic Classification of Elements is complete. Students, in previous video जब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था तो आपको वहाँ पर कुछ के बुक के क्वेश्चंस सॉल्व कराए गए थे. इट मीन्स यानी कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन जो थे बुक के वो सॉल्व करा दिए गए थे. तो आज हम बुक के जो रिमेन्स क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर चेक कर रहे हैं. बुक के कौन कौन से क्वेश्चन बचे हैं. तो स्टूडेंट्स बुक क्वेश्चंस को अपनी जो एक्सरसाइज है उसके अंदर से चेक करते हैं. तो देखो आज हम चेक कर रहे हैं पहले VSA टाइप क्वेश्चन. पहले जो कौन सा क्वेश्चन है वो कौन सा है, VSA टाइप. ठीक है ना. तो चैप्टर 7 है ये और चैप्टर 7 के VSA टाइप क्वेश्चंस चेक कर रहे हैं. राइट द नेम ऑफ थॉमसन्स मॉडल. क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों. नेम ऑफ थॉमसन्स मॉडल. क्या नेम था? प्लम पुडिंग मॉडल. थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को क्या नाम दिया गया था? प्लम पुडिंग मॉडल. ठीक है ना. दूसरा क्वेश्चन चेक करते हैं बच्चों. व्हाट आर बोर्स ऑर्बिट कॉल. तो आंसर लिखेंगे बोर्स ऑर्बिट्स आर कॉल्ड. बोर ऑर्बिट्स को क्या बोला गया था बताओ? एनर्जी लेवल. एनर्जी लेवल इनको क्या बोला गया था? एनर्जी लेवल. ठीक है ना. नेक्स्ट है व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है उसको लिखना है स्टूडेंट्स, जो हेनरी मोजले ने दिया था. ठीक है ना. तो हेनरी मोजले ने जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था उसको लिखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. ठीक है ना. तो देखो स्टूडेंट्स पीरियोडिक लॉ है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन. प्रॉपर्टीज of elements are periodic function of their atomic number. क्योंकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना बच्चों वो किस पर बेस्ड थी? एटॉमिक नंबर पर थी. और जो मेंडलीव वाली जो पीरियोडिक टेबल थी वो किस पर बेस्ड थी? एटॉमिक वेट पर थी. तो यहाँ पर आपको हो सकता है पहले जब हमने पीरियोडिक लॉ लगाओ तो वहाँ पर लिखा होगा हमने केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं अब हम. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ. देखो आ गया क्वेश्चन तुरंत दूसरा. मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ. अब क्या चेंज करना है आपको? सिर्फ एटॉमिक नंबर की जगह पर ओनली क्या लिख देना है? एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट. बस और कोई चेंज नहीं करना है बच्चों इसमें. बिल्कुल आपको ये लर्न है, ये समझ लो. एक लॉ अगर हमको लर्न हो गया तो दूसरा लॉ भी अपने को लर्न हो गया, ये समझिए. प्रॉपर्टीज of elements are periodic
फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ठीक है, 16 क्वेश्चन पता है ना। अब मॉडर्न में हेनरी मोजले ने किसको बेस बनाया, एटॉमिक नंबर को, और मेंडेलीफ ने अपनी पीरियडिक लॉ में पीरियडिक जो टेबल थी उसमें किसको बेस बनाया, एटॉमिक वेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ विच प्रॉपर्टी मेंडेलीफ केप्ट इन एलिमेंट्स इन पीरियडिक ऑर्डर। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ विच प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी के आधार पर मेंडेलीफ ने जो एलिमेंट्स की पीरियडिक ऑर्डर था उसको किस प्रॉपर्टी के आधार पर बनाया था। तो देखो, मेंडेलीफ अरेंज the elements in his periodic table in increasing order of atomic weight। एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था अपनी पीरियडिक टेबल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट नेम वाज गिवन टू मेंबर्स ऑफ 18th ग्रुप। नेम ऑफ मेंबर्स ऑफ 18th ग्रुप। 18th ग्रुप आ रहा है तो इसका मतलब ये कौन सी पीरियडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल है। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में जो 18 ग्रुप था उसके जो एलिमेंट्स थे उनको क्या बोला था, जीरो ग्रुप। क्या बोला था हमने, जीरो ग्रुप। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो गया जीरो ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो नीचे से दिख रहा है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अदर नेम लिखने हैं। तो आप पहले इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 18, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट के दूसरे नाम बताते हैं। ठीक है ना, तो देखो 18 क्वेश्चन है, अदर नेम ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक जो एलिमेंट है उनका अदर नेम क्या है, इनको बोलते हैं बच्चों हम ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। और अदर नेम ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का अदर नेम है उनको, इनको बोलते हैं बच्चों इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है ना। दोनों के अदर नेम आ गए। तो बच्चों देखो यहाँ पर आपके बी ऐसे टाइप क्वेश्चन फिनिश हो गए। अब हैं आपके ऐसे टाइप क्वेश्चन। ऐसे टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं अब। और ऐसे टाइप क्वेश्चन में है पहला क्वेश्चन, गिव द पोजीशन ऑफ मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल और इन द पीरियडिक टेबल। देखो पीरियडिक टेबल के अंदर मेटल, नॉन मेटल और मेटल ऑर्ड्स की पोजीशन हमको बतानी है मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अंदर। तो अगर आपको ध्यान हो तो ग्रुप 13 से एक जिगजैग लाइन आती है और ग्रुप 13 से जो जिगजैग लाइन आती है उसके जो लेफ़्ट साइड में है वहाँ पर तो मेटल्स हैं, राइट साइड में मेटल ऑर्ड्स हैं और उसके जो आसपास हैं जिगजैग लाइन के जो आसपास के जो एलिमेंट है वो क्या कहलाएंगे, मेटल ऑर्ड्स, ठीक है ना। तो देखो मैं यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 19 का।
ए जिगजैग लाइन इज फॉर्म इन पीरियोडिक टेबल, ए जिगजैग लाइन फॉर्म इन पीरियोडिक टेबल फ्रॉम 13th ग्रुप। ठीक है ना, 13th ग्रुप से एक जिगजैग लाइन आती है पीरियोडिक टेबल में, विच सेपरेट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो मेटल और नॉन मेटल को क्या करती है, सेपरेट करती है। ठीक है ना। द एलिमेंट्स नियर दिस लाइन पोसेस बोथ टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। तो मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट करती है, तो बता देते हैं इन लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल metal elements are placed and in right side non metal elements आर प्लेस्ड। लेफ्ट साइड में तो मेटल एलिमेंट रखे हुए हैं और राइट साइड में नॉन मेटल एलिमेंट रखे हुए हैं, और द एलिमेंट्स नियर दिस लाइन, द एलिमेंट्स नियर दिस लाइन, इस लाइन के पास जो एलिमेंट्स हैं, पोसेस प्रदर्शित करते हैं, पोसेसेस बोथ टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, बोथ टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, these elements are कॉल्ड मेटालॉइड्स। इन एलिमेंट को क्या बोलोगे आप, मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स के एग्जाम्पल फिर से लिख देता हूँ, वैसे तो मैंने नोट कर दिए थे आपके लिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। देखो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम, टेलुरियम एटसेट्रा, ये सब क्या है, मेटालॉइड्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 ऐसे टाइप क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट है। जिगजैग लाइन आपको ध्यान ही होगी, 13 ग्रुप से वो मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स को पीरियोडिक टेबल में डिवाइड करती है। ठीक है ना, तो आप नोट कर सकते हैं इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग चेक करोगे, देखो आपको दिख नहीं रहा है शायद ये, अब आप इसको नोट करो, पूरा आपको नोट नज़र आ रहा है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करूँ। क्वेश्चन नंबर 20 है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लिखा मैं पहले चुका हूँ आप सबको। ठीक है ना, आपको लिखा पहले चुका हूँ, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है स्टूडेंट्स, तो देखो कोई भी एक आइसोलेटेड एटम है, कोई भी आइसोलेटेड एटम है, उसकी गैसियस स्टेट की हम बात कर रहे हैं, और उस गैसियस स्टेट में उस आइसोलेटेड एटम का ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के ऊपर ये क्या है, सेल है उसकी। सेल में जो आउटर मोस्ट सेल है, इसको क्या बोलोगे आप, आउटर मोस्ट सेल। इस आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज होने वाली जो एनर्जी होती है
और इस एनर्जी को ही क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है भैया, समझ आ रही है ना। एक जो आइसोलेटेड एटम होता है गैसियस स्टेट में, उस आइसोलेटेड एटम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने पर जो रिलीज होने वाली एनर्जी होती है उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का एक दूसरा नाम भी है जिसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, इसकी जो पीरियोडिसिटी होती है वो किस तरह से होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। जब आप पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हो, पीरियड में जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है स्टूडेंट्स वो डिक्रीज़ होती है। क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी यहाँ पर, डिक्रीज़। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस का वो ईच वे में क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ पर बहुत कम एनर्जी रिलीज हो पाती है, इसलिए यहाँ पर ये लेफ़्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज़ हो जाती है। और जब आप किसी भी ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जाते हो, अप टू डाउन जाते हो किस में, ग्रुप में, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर साइज बढ़ जाती है, और साइज जब बढ़ जाती है तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा स्टूडेंट्स, वो इलेक्ट्रॉन किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आराम से, यहाँ पर थोड़ी सी गलत बात कहेगी बेटा, ये उल्टा कहेंगे, यहाँ पर ये इंक्रीज़ होती है और ये डिक्रीज़ होती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो वो आराम से ग्रहण कर लेता है, उस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, और अप टू डाउन जाने पर ये डिक्रीज़ हो जाती है। ये इसकी पीरियोडिसिटी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन आपने ध्यान में करी ली होगी। कोई भी आइसोलेटेड एटम जो होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर जो रिलीज होने वाली एनर्जी होती है उसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेफ़्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज़ होगी और अप टू डाउन जाने पर डिक्रीज़ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं हम, वान डर वाल रेडियस क्या होती है। ठीक है ना, वान डर वाल रेडियस 21, वान डर वाल रेडियस। तो देखो डायग्राम के थ्रू मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ स्टूडेंट्स कि सॉलिड स्टेट में कोई एटम, कोई सब्सटेंस है, सॉलिड स्टेट के अंदर कोई भी सब्सटेंस है उसका, या कोई मॉलिक्यूल है सॉलिड स्टेट में, और सॉलिड स्टेट में जो मॉलिक्यूल है उसके जो दो एटम्स हैं, भाई मॉलिक्यूल जो बनेगा उसके बिटवीन एटम्स तो होंगे ही, और सब्सटेंस बनेगा उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे। कोई भी सब्सटेंस होगा उसमें मॉलिक्यूल होंगे, और मॉलिक्यूल का निर्माण होता है किससे, एटम से होता है। ठीक है ना। तो कंडीशन कैसी है सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में जो कोई भी सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल, टू मॉलिक्यूल्स आर प्लेस्ड इन अनबाउंडेड कंडीशन, ये दोनों के दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बिना बॉन्ड बनाए एक दूसरे के नज़दीक रखे होते हैं सॉलिड स्टेट में। ठीक है ना। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मॉलिक्यूल हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, और ये एक ही सब्सटेंस के अंदर है दोनों के दोनों मॉलिक्यूल। ठीक है ना। एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम हैं, इसके अंदर ये दो एटम हैं, इसके अंदर ये दो एटम हैं। दोनों के एटम आपको समझ आ रहे होंगे, डायग्राम को ध्यान से देखो। तो देखो बेटा, इन सॉलिड स्टेट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एटम्स ऑफ टू क्लोज नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, सेम सब्सटेंस के जो दो नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं उनके एटम्स की जो न्यूक्लियस हैं उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है उसका हाफ क्या होगा, वान डर वाल रेडियस। तो देखो इस मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल फर्स्ट, मॉलिक्यूल सेकंड, इस मॉलिक्यूल का ये एटम और ये एटम, इस मॉलिक्यूल का ये एटम और ये एटम, तो इस मॉलिक्यूल का
इस एटम का न्यूक्लियस और इस मॉलिक्यूल के इस एटम का न्यूक्लियस, इन दोनों के बिटवीन जो हाफ डिस्टेंस है ये हाफ हो गई, इसको बोलेंगे हम वान डेर वाल रेडियस। क्या बोलेंगे? वान डेर वाल रेडियस। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ही हम कोवेलेंट रेडियस को भी चेक कर सकते हैं, कोवेलेंट रेडियस को। कोवेलेंट रेडियस में आपको क्या करना है कि कोई एक सब्सटेंस है उसके उसका एक मॉलिक्यूल्स है और मॉलिक्यूल्स की में जो एटम्स होते हैं उन एटम्स में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। तो कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं उन एटम्स के जो दोनों न्यूक्लियस हैं उन न्यूक्लियस के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसकी आधा, इसको क्या बोलेंगे आप? कोवेलेंट रेडियस। तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ न्यूक्लियाई, हाफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स, टू कोवेलेंटेड बॉन्ड एटम्स, कोवेलेंटेड बॉन्डेड कह सकते, कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स कह सकते हैं और एक ही मॉलिक्यूल के हैं ये, और इसको क्या बोलोगे आप? कोवेलेंट रेडियस। तो देखो व्हेन टू सेम एटम ऑफ एन एलिमेंट आर कोवेलेंटली बॉन्डेड, जब दो सेम एटम किसी भी एलिमेंट के कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हैं, ठीक है ना, तो इनके जो न्यूक्लियस हैं उन न्यूक्लियस, दोनों एटम के जो न्यूक्लियस हैं उस न्यूक्लियस की डिस्टेंस का हाफ कोवेलेंट रेडियस कहलाता है। कोवेलेंट रेडियस और वान डेर वाल रेडियस के बिटवीन जो रिलेशन होता है वो क्या होता है कि वान डेर वाल रेडियस बड़ी होती है किससे? कोवेलेंट रेडियस से। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैटायन इज सिमिलर देन न्यूट्रल एटम, स्मॉलर देन न्यूट्रल एटम एंड एनायन इज बिगर देन न्यूट्रल एटम। कैटायन जो होता है वो तो छोटा होता है और एनायन जो बनता है वो बड़ा बनता है अपने न्यूट्रल एटम से, उसका रीजन हमको बताना है, ठीक है ना। तो देखो कैटायन तो छोटा ही बनेगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, कैटायन जो होता है वो तो स्मॉलर होगा अपने न्यूट्रल एटम से और एनायन जो होगा वो बिगर होगा अपने न्यूट्रल एटम से। तो इसका रीजन क्या है कि देखो जैसे ये एटम है कोई, ये जैसे मैंने बना दिया सोडियम एटम, ठीक है ना, और अब यहाँ पर मैं बना रहा हूँ सोडियम आयन। क्लियर? यहाँ पर सोडियम एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है बच्चों? 281 और यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन है 28। इट मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11 और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10। प्रोटॉन यहाँ पर कितने हैं? 11 और यहाँ पर भी प्रोटॉन कितने हैं? 11, ठीक है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के नंबर तो घट गए लेकिन प्रोटॉन के नंबर नहीं घटी है, तो न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो इंक्रीज हो गया और न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज होने पर ही इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा जोर से अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट करेगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो श्रंक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के कारण जो कैटायन होता है उसकी साइज अपने न्यूट्रल एटम से स्मॉल हो जाती है। और अब अगर हम एनायन की बात करें, जैसे मैं यहाँ पर ये ले लिया मैंने क्लोरीन और यहाँ पर ये बना दिया मैंने क्लोराइड आयन, ठीक है ना। क्लोरीन का नंबर 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 287 होता है और यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा स्टूडेंट्स? 288, क्योंकि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया है? एक्सेप्ट किया है और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया है? रिलीज किया है, ठीक है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, कैटायन बन रहा है तो, और जहाँ पर एनायन बन रहे हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जा रहा है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन्स होने पर भी न्यूक्लियस के अंदर 17 ही प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होने के कारण जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो स्प्रेड हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्प्रेड होने के कारण इसकी जो साइज है वो बिगर हो जाएगी। किससे? इसके न्यूट्रल एटम से, ठीक है ना। वैसे आप चैप्टर में इसको नोट कर चुके हो लेकिन एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, तो ध्यान से आप चेक करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया था और हमको ध्यान भी रखना था, ठीक है ना। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस के द्वारा जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर जो अट्रैक्शन फोर्स क्या किया जाता है, फेल्ट किया जाता है, अट्रैक्शन फोर्स फेल्ट किया जाता है, वही क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, ठीक है ना। तो देखो ये न्यूक्लियस है और इसके ऊपर ये क्या बने हुए हैं, सेल बने हुए हैं। तो इस न्यूक्लियस के द्वारा जो आउटर मोस्ट सेल का ये इलेक्ट्रॉन है इसको अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इफेक्ट आउटर मोस्ट सेल का जो न्यूक्लियस है वो जो अट्रैक्शन फोर्स फेल्ट करता है न्यूक्लियस का, वही क्या कहलाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है स्टूडेंट्स, इसके कारण ही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी ऑर्बिट्स के अंदर क्या करते हैं, रिवॉल्वेशन करते रहते हैं, ठीक है ना। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है स्टूडेंट्स, वो एक पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पर पीरियड के अंदर क्या होता है, ये इंक्रीज होता है। लेफ़्ट टू राइट जाने पर पीरियड के अंदर क्या होता है, ये इंक्रीज होता है, ठीक है ना। और अप टू डाउन जाने पर, अप टू डाउन कहाँ जाएंगे आप, ग्रुप के अंदर, और ग्रुप में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि ग्रुप के अंदर एटॉमिक साइज जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और एटॉमिक साइज इंक्रीज होने के कारण जो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जितना दूर चला जाएगा उतना उसका इफेक्ट कम से कम न्यूक्लियस का उसके ऊपर पहुंचेगा, और जितना नज़दीक इलेक्ट्रॉन होगा उस पर उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट, वो न्यूट्रॉन का इफेक्ट या न्यूक्लियस का इफेक्ट पहुंचेगा, ठीक है ना। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपकी समझ आ गया होगा, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंट्स, वैलेंसी शोज विच टाइप ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टी व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। जब आप एक पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो वैलेंसी जो होती है वो किस प्रकार की पीरियोडिसिटी आपको शो करती है। देखो स्टूडेंट्स, लेफ़्ट टू राइट आप जाते हैं तो पीरियड्स के अंदर जैसे आप जाएंगे, ये पीरियड बना दिया मैंने, इस तरह से पीरियड में जा रहे हो आप लेफ़्ट टू राइट, ठीक है ना। तो पीरियड में आप जा रहे हो तो फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, ये सब पीरियड आपको ध्यान होंगे। इस तरह से आपकी पीरियोडिक टेबल थी, ठीक है ना, यही तो पीरियोडिक टेबल थी। अब इसके अंदर आप इस तरह से जा रहे हो, किस तरह से जाते हो, इस तरह से, ठीक है ना। ये चल रहे हो आप पीरियड में। अब पीरियड में इस तरह से आप जा रहे हो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर बैलेंस किस तरह से चेंज हो रही है। जैसे मैं इस पीरियड में फोर्थ पीरियड में जा रहा हूँ, तो फोर्थ पीरियड में पहला ग्रुप का एलिमेंट है, दूसरे ग्रुप का एलिमेंट, तीसरे का, चौथे का, पाँचवें का, छठवें का, सातवें का, आठवें का, इस तरह से 18 ग्रुप तक के एलिमेंट मेरे पास आएंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की जो बैलेंस होती है +1 होती है, सेकंड ग्रुप की +2 होती है, थर्ड ग्रुप की +3 होती है, फोर्थ ग्रुप की +4 होती है, इस एंड सो ऑन। इस तरह से जो बैलेंसियाँ चलती हैं। तो आपको पता है, मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था कि जब आप लेफ़्ट टू राइट पीरियड में जाते हो तो फर्स्ट में तो बैलेंसी जो होती है इंक्रीज़ होती है। फर्स्ट में तो क्या होती है, वैलेंसी इंक्रीज़ होती है, ठीक है ना। फिर क्या होती है, स्टेबल हो जाती है स्टूडेंट्स। वैलेंसी जो होती है एलिमेंट्स की स्टेबल हो जाती है, और स्टेबल होने के बाद जब आप लास्ट में पहुंचते हो तो यहाँ पर वैलेंसी डिक्रीज़ होती है। वैलेंसी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। लास्ट में इधर पहुंचते हो तो बैलेंस डिक्रीज होता है, और बिल्कुल लास्ट में पहुंचने पर 18 ग्रुप पर पहुंचते हो तो 0 हो जाती है। क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो बैलेंसी की जो वेरिएबिलिटी आती है पीरियड्स के अंदर, वो आपको इसी तरह से ध्यान रखते हैं कि व्हेन वी मूव टू लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, देन एट फर्स्ट balances are increases and in middle order these are stable, and at last of periodic table balances are decreases, at last 18th group the valency of elements are 0। इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो इसके बाद यहाँ पर
आपके जो क्वेश्चंस हैं कुछ और दे रखे हैं जो आपको पूरे चैप्टर में हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं, जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी है, एटॉमिक रेडियस है, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है, ये सब आप सब कुछ नोट कर सकते हो, कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर जो बुक के क्वेश्चन है मोस्टली आपको एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हमको ये क्वेश्चन ये और एक्सप्लेन कर दो, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा देखेंगे, पसंद आए तो लाइक करेंगे और कमेंट्स करेंगे। आप लोग कमेंट्स बहुत कम करते हो, इस बात का विशेष ख्याल रखो, कमेंट्स ज़रूर करो, ठीक है ना। तो अब आपका ये जो चैप्टर होता है ये फिनिश हो जाता है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर 8 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके।